नमस्कार साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त की साहित्य साधना को लेकर। उनके द्वारा दो महाकाव्य रचे गए, एक रामकथा को आधार बनाकर और एक महाभारत की कथा को आधार बनाकर। रामकथा को आधार बनाकर के उन्होंने साकेत की रचना की 1932 ईस्वी में। और इस रचना की प्रेरणा उनको कहाँ से प्राप्त हुई? वे मुख्य रूप से प्राप्त हुई दो लेखों से, एक रविंद्रनाथ टैगोर का लेख और एक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित लेख। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लेख लिखा कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। साहित्य में अनेक ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं, साहित्य में नहीं समाज में, जिनका त्याग, जिनका बलिदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है, परंतु साहित्य में उसे वे स्थान नहीं मिल पाया। जैसे गौतम बुद्ध का त्याग समाज में प्रसिद्ध रहा, परंतु उनके पीछे जो प्रेरणा यशोधरा रही, साहित्य जगत उनके प्रति मौन रहा। इसी तरह से राम और सीता वन में गए, उनके त्याग की बात तो सभी करते हैं। राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए, परंतु उन लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, वे ना तो वन जा सकी और ना महलों का सुख भोग सकी। तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का जो त्याग रहा, उसका जो विरह था, उसकी जो पीड़ा थी, उसके प्रति साहित्य जगत मौन रहा। साहित्यकारों की दृष्टि उन पर नहीं गई, वे उनके प्रति उदासीन रहे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये लेख जब मैथिली शरण गुप्त पढ़ते हैं तो उनके मन में भी यही बात आई कि इन पात्रों को समाज के सामने लाना चाहिए, उनके त्याग को, उनके समर्पण के भाव को लाना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने उन उपेक्षित पात्रों को अपनी रचनाओं में मुख्य भूमिका में रखा। साकेत में उर्मिला को मुख्य भूमिका के रूप में लेकर के आए। उन्होंने जो साकेत महाकाव्य की रचना की, उसका नाम ही पहले उर्मिला ही रखा था, परंतु क्योंकि ये वैष्णव थे और राम के भक्त थे और राम कथा को ही कह रहे थे, पर राम कथा कहते हुए अगर नाम उर्मिला रखते हैं तो कहीं उनकी जो वैष्णव निष्ठता थी वो पीछे रह जाती। तो फिर उन्होंने नाम बदल करके साकेत, अयोध्या का पहला नाम साकेत था, उसके नाम पर इसका रचना, क्योंकि सारी घटनाएं उन्होंने, चाहे वे लंका में घटित हुई, चाहे वो चित्रकूट में घटित हुई, उन सबको साकेत में ही दिखाया है चित्रों के माध्यम से। और किस तरह से उर्मिला ने त्याग दिया, महलों में रहते हुए भी महलों का सुख नहीं भोगा, इसका बड़ा सुंदर चित्रण साकेत के नवम सर्ग में करते हैं। और साकेत का नवम सर्ग तो मित्रों आपके पाठ्यक्रम में भी निर्धारित है, जिसमें उर्मिला की विरह भावना, उर्मिला का त्याग वो दिया गया है। और मैथिली शरण गुप्त महात्मा गांधी के अहिंसा से, उनकी राम राज्य की कल्पना से बहुत अधिक प्रभावित थे। और इसीलिए जब वे साकेत की रचना करते हैं तो जो राम कथा वाल्मीकि लिख गए, जो तुलसीदास द्वारा लिखी गई, उससे हट करके कथा वही लेते हैं, पर उसको युग के अनुरूप परिवर्तित करते हैं, युगानुरूप उसमें परिवर्तन लाते हैं। सीता को भी वहाँ कर्मशील दिखाते हैं, वे भी कुदाल उठा करके स्वयं खेती करती हैं। उर्मिला वे भी युद्ध भूमि में जाती हैं, क्योंकि महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन हुआ और उनके से प्रेरणा प्राप्त करके अनेक स्त्रियां स्वतंत्रता आंदोलन में आगे आई, उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया। तो साहित्यकारों ने भी अपनी रचनाओं में स्त्रियों को, उनके त्याग को, उनके बलिदान को, उनकी सक्रियता को, उनकी कार्यकुशलता को महत्व दिया, उनकी अस्मिता को महत्व दिया। और मैथिली शरण गुप्त जी ने भी इस काव्य में उर्मिला के माध्यम से समाज को एक प्रेरणा दी और राम कथा की पृष्ठभूमि पर
उर्मिला की पूरी विरह वेदना की अभिव्यक्ति मिलते हैं। परंतु यहाँ एक अंतर हमें जो दिखाई देता है, उर्मिला का विरह वर्णन है, परंतु वह प्राचीन नायिकाओं की भांति समाज से कटी हुई नहीं है। वो रात दिन अपने पति की प्रतीक्षा में रोती नहीं रहती है। वे विरस युक्त है, परंतु समाज के सभी कार्यों को, सभी उत्तरदायित्वों का निर्वाह भी करती है। दोनों कथाएं अन्योन्य आश्रित है, परस्पर आश्रित है, सुगुम्फित है। पर पूरा कथा को वर्तमान के साथ जोड़ करके इस तरह से उनको गुम्फित कर दिया गया है कि जरा भी उनमें बिखराव नहीं दिखाई देता। और साकेत रामकथा का पुनराख्यान नहीं है, वो पुनर्सृजन है, एक तरह से पुनः रची गई है। केवल रामकथा को ही प्रस्तुत करना मैथिली शरण गुप्त जैसे एक बड़े कवि का कार्य नहीं हो सकता। और इसीलिए इनकी इस रचना को देखते हुए हिंदी के प्रयोगवादी प्रतिष्ठित कवि हुए अज्ञेय, उन्होंने कहा कि गुप्त जी की काव्य दृष्टि और चेतना एक सांस्कृतिक राष्ट्रीयतावाद की थी। उसका आधार उतना राजनीतिक नहीं जितना ऐतिहासिक था। वे स्थूल, स्पष्ट, निरूपित भाव लक्ष्यों से नहीं, सूक्ष्म अस्मिता बोध से प्रेरित थी। इस पुनर्सृजन के पीछे लुप्त होती दिख रही भारतीयता का दर्द था। ये जो अंतिम पंक्ति अज्ञेय जी ने कही कि साकेत के पुनर्सृजन के पीछे गुप्त जी का क्या लक्ष्य था, लुप्त होती दिख रही भारतीयता का दर्द, कि जो हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं थी, हमारी संस्कृति थी, जो लुप्त हो रही थी, कुछ पराधीनता के कारण, कुछ सामाजिक विभीषिकाओं के कारण, तो उस अतीत को, उस संस्कृति को पुनः प्रस्तुत करना। और इसीलिए वे साकेत जैसी रचना लेकर के आते हैं और अतीत के माध्यम से अपने आज के मर्म की कथा को प्रस्तुत किया गया है। नए मूल्यों के साथ नए युग का उदय हुआ है। प्राचीन मूल्य जो आज अपनी अर्थवत्ता खो चुके हैं, उन मूल्यों के स्थान पर नए युग का उदय हुआ है। गुप्त जी द्वारा संवेदना के स्तर पर एक नए अध्याय का सूत्रपात साकेत के माध्यम से किया गया। गुप्त जी नए युग की चेतना के संवाहक भी हैं और रचयिता भी हैं। दोनों दृष्टि से वे अपना उत्तरदायित्व निर्वाह करते हैं। और राम कथा जो वाल्मीकि द्वारा प्रस्तुत की गई, वहाँ राम को एक महान नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया। तुलसीदास तक आते आते वे राम जो है वो ईश्वर रूप में आ गए, पर गुप्त जी मानवत्व में ईश्वरत्व की भावना को समाहित करने की संकल्पना लेकर के आते हैं। वे अवतार रूप में राम का चित्रण नहीं कर रहे हैं। वे यहाँ क्या कहते हैं, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। कि वे इस भूमि को ही, इस मातृभूमि को ही स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं। तो वे राम को एक सामान्य मानव के रूप में, एक श्रेष्ठ मानव के रूप में चित्रित करते हैं। गुणों अवगुणों से युक्त दिखाते, गुण दोष से युक्त दिखाते हैं। और वह कोई दूत बन करके, स्वर्ग का दूत बन करके नहीं आए हैं, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं, उपस्थित हुए हैं। तो इस तरह से मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना अपनी युगीन आवश्यकताओं को देखते हुए एक नवीन प्रयोग के रूप में करते हैं। और इसलिए राम कथा में जो ये कहा जाता था कि तुलसीदास के बाद कोई अन्य राम कथा उस रूप में नहीं आ पाई है, परंतु आधुनिकता की दृष्टि से साकेत की रचना करके तुलसीदास की परंपरा को मैथिली शरण गुप्त आगे बढ़ाते हैं।
और इसीलिए गणपति चंद्रगुप्त ने उन्हें आधुनिक काल का तुलसीदास भी कहा है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो गणपति चंद्रगुप्त द्वारा रचित है, उसमें उन्होंने साकेत को पढ़ते हुए उसकी प्रशंसा करते हुए मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक काल का तुलसीदास कहा है। तो ये एक महाकाव्य की हमने बात की। अब हम दूसरे महाकाव्य की बात करते हैं। ये है जय भारत, जो 1952 में प्रकाशित एक विशालकाय महाकाव्य है। महाभारत भी अपने आप में एक विशाल ग्रंथ रहा है और महाभारत की ही कथाओं को, प्रसंगों को केंद्र में रखते हुए मैथिली शरण गुप्त जी ने जय भारत की रचना की है। और इसमें उन्होंने महाभारत के आख्यान को नवीन दृष्टिकोण प्रदान करते हुए भारत के अतीत का गौरव गान किया है। मानवता के आदर्श को अपनाने की प्रेरणा इस रचना के माध्यम से दी है। गुप्त जी का कहीं भी महाभारत की कथा को कहना या राम की कथा को कहना उद्देश्य नहीं रहा। उनका उद्देश्य था पुरा कथाओं को, रामायण महाभारत की कथाओं को या पौराणिक कथाओं को नवीन दृष्टिकोण प्रदान करना और अपने भारत का जो अतीत रहा, एक स्वर्णिम अतीत रहा, जो भारतीय संस्कृति एक उत्कृष्ट संस्कृति रही, उसको जो वर्तमान में भुला चुके हैं उसको पुनर्जागृत करना, पुनः प्रस्तुत करना। और इसीलिए भारत भारती की उन्होंने रचना की। भारत भारती भी 3 खंडों में रही, वर्तमान खंड, अतीत खंड और भविष्यत खंड। अतीत खंड में वे पूरा हम कौन थे, भारत का जो अतीत इतना स्वर्णिम रहा, उसकी चर्चा करते हैं। वे शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में हमारा देश कितना अग्रसर था, ज्योतिष आदि के क्षेत्र में, और वर्तमान में उसकी क्या दुर्दशा हो गई निरंतर पराधीनता के कारण, एक लंबे समय तक मुगलों के आक्रमण के कारण, फिर अंग्रेज़ों के कारण। तो जो पराधीनता के दंश के कारण भारत की दुर्दशा हुई, तो उन्हें भारतवासियों को उनमें गौरव का भाव जगाने के लिए, स्वाभिमान जागृत करने के लिए, उन्हें अपने देश के प्रति गौरव का भाव जागृत करने के लिए अतीत का गौरव गान करते हैं और इसीलिए महाभारत के आख्यान को केंद्र में रखते हैं और मानवता का आदर्श अपनाने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो इस तरह से 2 महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचे गए। इसके अलावा उन्होंने 19 खंड काव्यों की भी रचना की। उनका सबसे पहला खंड काव्य रहा रंग में भंग। ये उनका पहला 1910 में रचित पहला खंड काव्य है। कुल 123 छंद हैं। हरिगीतिका छंद में रचित ये रचना है जो राजपूती इतिहास पर आधारित है। ये एक ऐतिहासिक आख्यान परक खंड काव्य रहा। प्रारंभिक रचना है। 1910 1886 में जन्म हुआ और आप देखिए 24-25 वर्ष की आयु में एक युवा है और वे काव्य की रचना कर रहे हैं और उसमें वे परिष्कृति नहीं है जो उनकी परवर्ती रचनाओं में है, परंतु एक राजपूती इतिहास, राजपूतों का जो इतिहास रहा, उनकी जो आन बान शान रही, उसको केंद्र में रखते हुए इन्होंने इस खंड काव्य की रचना की। और इस खंड काव्य की भूमिका में जब ये प्रकाशित करने के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पास भेजा गया, तो इस खंड काव्य को जब उन्होंने पढ़ा तो इसकी भूमिका में उन्होंने लिखा कि इस देश के, विशेषकर राजपूताने के इतिहास में ऐसी अनंत वीरोचित गाढ़ देशभक्ति, दर्शन और गंभीर गौरवास्पद घटनाएं हुई हैं। उनका भूलना, उनसे शिक्षा न लेना, उनके महत्व को लेख, पुस्तक और कविता द्वारा न बढ़ाना दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है। जिस घटना के आधार पर यह कविता लिखी गई है वह एक ऐतिहासिक घटना है, कोरी कवि कल्पना नहीं।
वह जितनी ही कारुणिक है उतनी उद्देश्यपूर्ण भी। इसी से उसके महत्व की महिमा बहुत अधिक है। तो हमारे देश का जो इतिहास है, विशेष रूप से जो राजपूतों का इतिहास है, उसमें वे गौरव से संपन्न है, देशभक्ति की भावना से संपन्न है, परंतु हम वर्तमान में उसे भूल बैठे हैं। तो जो हमारा गौरवपूर्ण अतीत है, जो इतिहास है, उसको भुला देना, उससे शिक्षा ना लेना, ये अनुचित है। इससे समाज का विकास नहीं हो सकता। और इस अपने अतीत को वर्तमान तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? साहित्यकारों के द्वारा, कविता आदि लिख करके। परंतु अगर ये नहीं, साहित्यकार अपने दायित्व को नहीं निभा रहे हैं, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और रंग में भंग, ये कविता जिस घटना के आधार पर लिखी है गुप्त जी ने, वे घटना कवि की कोरी कल्पना नहीं है। कवि ने केवल अपनी कल्पना से नहीं लिखा है, वह ऐतिहासिक घटना है, कारुणिक भी है और उद्देश्य से पूर्ण भी है। घटना क्या है उसकी बात करें तो ये वास्तव में चित्तौड़ के राजा खेतल और बूंदी के राजा वीर सिंह के भाई लाल सिंह की शान और शौर्य का वर्णन है। इसमें राजपूतों की वीरता के वर्णन के माध्यम से देशवासियों में वीरता का भाव जागृत करना कवि का उद्देश्य रहा है। छोटे से इस घटना को बताते, छोटा सा खंड काव्य, 123 छंदों का खंड काव्य है। और इस खंड काव्य में मुख्य जो घटना दी गई है, वो घटना क्या है, थोड़ा मित्रों इसकी पृष्ठभूमि जानना आवश्यक है। चित्तौड़ के राजा खेतल हुए और उनका विवाह होता है बूंदी के राजा वीर सिंह के भाई लाल सिंह की बेटी के साथ। तो सगाई के लिए चित्तौड़ के राजा खेतल बूंदी जाते हैं और वहाँ पर सगाई की रस्म वगैरह होती है। तो वहीं बूंदी में एक खुदाई में मूर्ति, देवी की मूर्ति मिलती है और उस देवी की मूर्ति को भी वहीं उत्सव स्थल पर रखा जाता है। तो जो चित्तौड़ के राजकवि थे बारू, वे वहाँ पर राजा की प्रशंसा में एक कविता पढ़ते हैं और जिसमें वे उन्हें दानशील इस तरह से बताते हैं कि स्वर्ग में पाताल में कहीं पर भी उनसे बड़ा दानशील कोई नहीं है। तो बूंदी के राजा जो वीर सिंह के भाई लाल सिंह थे, वो सुनते हैं, पर उस समय तो वे चुप हो जाते हैं क्योंकि विवाह उत्सव था, तो कुछ नहीं कहते हैं और विवाह संपन्न हो जाता है, सब रीति रिवाज हो जाते हैं। तो उस समय फिर वे राजकवि को कहते हैं कि तुमने ऐसा कैसे कहा, तुम विज्ञ हो, विद्वान हो, कविता करना जानते हो, परंतु तुमने केवल प्रशस्ति गान करना प्रारंभ कर दिया, अपना कर्तव्य भूलकर। और उस कविता की अंतिम पंक्ति में बारू ने कहा था कि अगर आप इनसे बढ़कर के कोई दानशील हो, कोई बता दे तो मैं अपना सिर कटवा दूंगा। अब जब बूंदी के राजा उनकी राजकवि की को बताते हैं कि तुमने अपना कर्तव्य भुला करके और राज प्रशस्ति गान करना शुरू कर दिया है, भाटोच्चारणों की भाषा बोलनी शुरू कर दी है, तो ये उचित नहीं है। तो इससे वे बड़ा तिरस्कृत, अपमानित अनुभव करता है और अपने अपमान को सह नहीं पाता और वहीं अपना सिर काट देता है तलवार से। और जैसे ही चित्तौड़ के राजा देखते हैं तो वहाँ, क्योंकि राजपूती तो आन बान और शान अपनी जगह पर होती है, तो दोनों ओर से तलवारें हो जाती हैं और जो युद्ध उत्सव का समय था वो युद्ध में परिवर्तित हो जाता है और वहाँ रंग में भंग पड़ जाता है। और वहीं युद्ध में चित्तौड़ का राजा खेतल जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और जो बूंदी की उनकी पत्नी थी जिसका अभी अभी विवाह हुआ है, वह भी अपने पति के साथ सती हो जाती है। तो इस तरह से उत्सव में भंग हो जाता है। पहले 2 भागों में है, पूर्वार्ध की कथा यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात आता है उत्तरार्ध। चित्तौड़ का जो राजा खेतल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो वहीं उनके जो भाई हैं अब वे उत्तराधिकारी बनते हैं और वे ये प्रण करते हैं कि मैं बूंदी से प्रतिशोध लूँगा। और वहीं वे प्रतिज्ञा करते हैं
कि जब तक मैं उस बूंदी को समाप्त नहीं कर देता तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। हम राज्य मंत्री देखते हैं कि ये तो राजा ने ऐसी प्रतिज्ञा कर दी जो संभव नहीं है, तो वे फिर उसका तरीका निकालते हैं और कहते हैं कि एक नकली किला बना करके अभी पहले उसको ध्वस्त कर दिया जाए और फिर हमें समय मिल जाएगा और हम अपनी सेना लेकर के बूंदी पर आक्रमण करेंगे और उसको परास्त करेंगे। तो चित्तौड़ के राणा मान जाते हैं और फिर इस तरह से बूंदी का एक नकली किला बनाया जाता है और उसको ध्वंस किया जाता है। और वहीं बूंदी का एक हाड़ा कुंभा है जो चित्तौड़ में रह रहा था, वहीं सेवक के रूप में कार्य कर रहा था। वे देखते हैं कि नकली किले को, बूंदी के किले को बनाया गया और उसे ध्वंस किया गया, तो उसके मन में अपने राज्य के प्रति प्रेम का भाव जागृत होता है, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत होता है और वो इसको सह नहीं पाता है और वे चित्तौड़ के राणा के साथ तलवार निकालता है और चित्तौड़ के राणा के साथ युद्ध करता है और वहीं कुंभा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो युवा थे कुंभा, तो राजपूतों की वीरता के माध्यम से कैसे वो अपने देश की आन बान के लिए, कैसे अपने देश की रक्षा के लिए आत्म बलिदान कर देते थे। तो ये भावना वर्तमान में युवा शक्ति के बीच में जागृत करने की आवश्यकता थी। तो इसलिए वे राजपूतों की कथा को लेते हैं, एक ऐतिहासिक घटना को केंद्र में रखते हुए वर्तमान में देशवासियों में वीरता का भाव जागृत करने के लिए जागने का उद्देश्य से कविता करते हैं। अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा एवं समर्पण का भाव जगाना कवि का मूल उद्देश्य रहा है, क्योंकि पराधीनता के रहते हुए जो युवा शक्ति के बीच में एक उदासीनता का भाव जागृत हो गया था, तो उन युवा शक्ति में जोश का भाव, उत्साह का भाव, उमंग का भाव जागृत करना उद्देश्य रहा और देशवासियों के मन में स्वदेश प्रेम का भाव जागृत करना, ये गुप्त जी का उद्देश्य रहा। और इसीलिए उन्होंने एक छोटी सी रचना रंग में भंग की रचना की। इसी तरह से इन्होंने एक और खंड काव्य की रचना की, जयद्रथ वध। ये भी महाभारत के एक प्रसंग पर आधारित है, 7 सर्ग में रचित पौराणिक कथानक पर आधारित खंड काव्य है और इसका रचना काल भी 1910 रहा है। हरिगीति का छंद मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद रहा है। रंग में भंग भी उन्होंने हरिगीति का छंद में रचा और ये रचना भी हरिगीति का छंद में ही रचते हैं। और ये भी वास्तव में पौराणिक कथा का पुनराख्यान नहीं है, ये उसका पुनः सृजन है। जैसे साकेत को उन्होंने युगानुकूल, नए युग के अनुकूल नवीन मूल्यों को के रूप में प्रस्तुत किया, उसी तरह से जयद्रथ वध की रचना भी वे एक नवीन मूल्यों के साथ पुनः सृजित करते हैं। और इसकी भूमिका में गुप्त जी स्वयं कहते हैं, उनका अपना कथन है कि हिंदी में आजकल ऐसी पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता है जिनके द्वारा हमें अपनी पूर्वापर स्थिति का यथार्थ ज्ञान होकर सब प्रकार की उन्नति करने में प्रोत्साहन मिले। इसके लिए प्रयत्न करना प्रत्येक साहित्य प्रेमी और देश वत्सल मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है, प्रधान धर्म है कि हम ऐसी रचनाएं करें जिससे समाज की प्रगति हो, देशवासियों के मन में देश के प्रति स्वाभिमान का भाव जागृत हो। तो इसीलिए गुप्त जी को राष्ट्र कवि कह करके संबोधित किया गया। महात्मा गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। तो राष्ट्र के प्रति, मातृभूमि के प्रति प्रेम भाव वे चाहते थे कि सब में उपस्थित हो। और ये रचना उस समय की एक पत्रिका थी, लक्ष्मी मासिक पत्र निकलता था और उस मासिक पत्र के 7 अंकों में निरंतर इस प्रकाशित होती रही और इस पर लाला भगवान जी द्वारा आलोचना भी की गई, उन्होंने इनकी प्रशंसा भी की। तो लाला भगवान दीन ने गया से प्रकाशित जो लक्ष्मी मासिक पत्र था उसमें इस रचना को अद्वितीय,
सर्वभांति सराहनीय, अनुकरणीय और संग्रहणीय कहा। तो ये उन्होंने प्रशंसा की और साथ ही इस रचना के विषय में उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से प्रामाणिक है। और जयद्रथ वध की जो पृष्ठभूमि ही रही है, उसके पीछे मुख्य कारण बंगाल भंग आंदोलन की विफलता भी रही। स्वदेशी का आंदोलन था, वो अपने चरम पर था। और 1907 में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस दो दलों में बट गई थी, गरम पंथ और नरम पंथ, और दोनों की विचारधारा में परस्पर विरोध हो रहा था। तो ये सारी घटनाएं इस रचना की पृष्ठभूमि में कहीं कारण रही हैं। और रचना के प्रारंभ में ही संपूर्ण पीड़ा के साथ भारतीय जनता का उद्बोधन गुप्त जी स्वयं करते हैं। वे कहते हैं, सब लोग हिल मिलकर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो, भारत न दुर्दिन देखता, मचता महाभारत न जो। हो स्वप्न तुल्य सदैव को, सब शौर्य सहसा खो गया, हा हा, इसी सम्रागनी में सर्वस्व स्वाहा हो गया। तो हमारी पराधीनता का मूल कारण क्या है, हमारी दुर्दशा का मूल कारण क्या है, ये जयद्रथ वध में गुप्त जी बताते हैं कि हमारे बीच में परस्पर एकता का अभाव है। एक दूसरे से ईर्ष्या का परित्याग करके, धार्मिक सांप्रदायिक वैमनस्य का परित्याग करके एकजुट होने की आवश्यकता है। अगर हिलमिल कर चले तो भारत न दुर्दिन देखता। तो ये बुरे दिन, ये पराधीनता का दंश भारत नहीं देखता। तो हमारे अपने ही कमियां रही, ईर्ष्या, द्वेष, पारस्परिक वैमनस्य आदि रहा, हमारे बीच में एकता का अभाव रहा, जिसका लाभ विदेशी आक्रमणकारियों ने सदैव उठाया। राजपूत अपनी अपनी रियासत के लिए लड़ते रहे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करते रहे, और इसका लाभ मुगलों ने उठाया और इसका लाभ अंग्रेज़ों ने उठाया। तो इसीलिए रचना के प्रारंभ में ही भारतीय जनता का वे उद्बोधन किस रूप में करते हैं कि सब लोग हिल मिल कर चलो। और युवा वर्ग को क्या प्रेरणा देते हैं कि अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो ये पंक्तियाँ स्वराज का मूल मंत्र रही हैं और इस कविता से हिंदी कविता में एक नए युग का प्रारंभ होता है। और महाभारत के ही पात्रों को प्रतीक रूप में यहाँ लेते हैं। कौरवों के रूप में अंग्रेजी हुकूमत शत्रु है, कृष्ण के रूप में गांधी है, अभिमन्यु उस युवा शक्ति का प्रतीक बन गया जिसके लिए सबसे बड़ा मूल्य था आत्म बलिदान। तो दृढ़ संकल्प शक्ति और साहस से अन्याय के प्रति रोष और प्रतिकार की भावना को बल दिया गया है। दुष्ट का येन केन प्रकारेण नाश करना उचित है। न्याय का समर्थन, सत्य का प्रतिपादन एवं शील का निरूपण कवि को अभिष्ट है। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। तो इस तरह से गुप्त जी ने अपने जयद्रथ खंड काव्य के माध्यम से देशवासियों के मन में अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहने की एक प्रेरणा प्रदान की है। तो अपने इसी व्याख्यान को हम अगले व्याख्यान में चर्चा को अगले व्याख्यान में आगे बढ़ाएंगे। उनकी अन्य रचनाओं पर भी हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।